जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपीएसआई दरोगा 2025 की भर्ती परीक्षा के लिए हम पूरे पेपर को साथियों यहां पर देखने वाले हैं। तो इस पेपर के शुरुआत में साथियों सबसे पहले हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों मूल विधि को भी देखेंगे और संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीएस वाले पोर्शन में, तो उसको देखेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान होगी, फिर करंट अफेयर होगी और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार एक पूरे मॉडल पेपर को साथियों हम लोग देख लेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो ये क्लास आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेगी, आपका सिलेक्शन करवा देगी आज की ये वीडियो। तो साहित्य को भी साथियों रखा है मैंने, हिंदी साहित्य को भी रखा है। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे साथियों? तो सुमित्रा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार साथियों कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। और इनको किस रचना के लिए मिला था? चिदंबरा रचना के लिए मिला था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो साथियों किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी रचना के लिए हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि की अगर बात करते हैं साथियों सुमित्रा नंदन पंत जो है ना, ये छायावादी कवि हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता कौन है साथियों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता यही हैं। उसके बाद देखिए द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो द्विवेदी युग के नाम पर साथियों, द्विवेदी युग का नाम जो रखा गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि रंगभूमि जो एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार की अगर बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साथियों इसके रचनाकार हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, या भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता के लिए, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनाकार लेखन के लिए? बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? मैं कहूंगा आदि काल की रचना है। और किसकी रचना है? तो चंद्रबर दाई की रचना है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अब कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर मूल विधि के देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक बहुत शानदार सवाल है, कह रहे कि अपराध की परिभाषा क्या है? आपका दरोगा का पेपर है, यूपीएसआई का पेपर है, तो मूल विधि के क्वेश्चन आएंगे साथियों, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो इन सवालों को देखिए, आपको ध्यान रखना है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के इनमें एक तरीके से बात करें अपराध की परिभाषा दी गई। अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में दी गई, आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो मैं कहूंगा 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार की सजाओं की बात कही गई है। कह रहे कि एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता कि किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो मैं कहूंगा धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो षड्यंत्र की अगर बात करते हैं साथियों, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। अगला सवाल है, कह रहे कि नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाया है, उसे इनमें से अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। किस अपराध के लिए साथियों दंडित किया जा सकता है? युद्ध फैलाने के लिए नहीं, दुष्प्रेरण के लिए नहीं, राजद्रोह के लिए साथियों किया जाता है उसे दंडित। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा सवाल था साथियों, आएगा ये। उसके बाद देखिए कह रहे कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो कम से कम साथियों 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं विधि विरुद्ध जमाव के लिए। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो अब साथियों संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि संविधान के भी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें देखा है 8 से 9 सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप अपने संविधान को मजबूत करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को साथियों रेगुलरली लेते रहिए। मेरा मानना है कि यूपीएसआई की तैयारी आपकी इतनी करवा दूंगा जितने से आपका सिलेक्शन बहुत है। कह के भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था।
तो साथियों बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर आपका बी होगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही साथियों भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक साथियों इसकी स्थापना कब की गई? तो पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को साथियों पहली बैठक हुई थी। बात आपको याद रखना है। कह रही कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ साथियों? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बिल्कुल साथियों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर के देख लीजिए, ठीक है ना। और करंट अफेयर के सवाल होंगे, उसके बाद साथियों रीजनिंग भी हम लोग देखेंगे और मैथ भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहे कि हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? तो ये काम साथियों सऊदी अरब ने किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण जो शुरू हुआ है, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो अगर बात करते हैं ब्रिटेन देश की, तो भारत और ब्रिटेन देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। उसके बाद देखिए जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन है? तो कौन है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मसाको नोजावा इनका नाम है। और ये जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार बनी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन पहुंच गया है साथियों? अपना देश भारत पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। कह रहे कि किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ये काम किसने किया है साथियों? ओपन एआई के द्वारा ये काम किया गया है। नया ब्राउजर लॉन्च किया है एटलस नाम का। किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो मैं कहूंगा साथियों किस देश की बात चल रही है? पेरू देश की बात चल रही है। पेरू देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए बेस्तु वर्ष मनाया गया, यानी कि किस राज्य में साथियों बेस्तु वर्ष मनाया गया है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा गुजरात राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो मैं कहूंगा साथियों नीरज चोपड़ा है ना, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा की मानद उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद देखिए भारत ने कहा अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अफगानिस्तान, भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अब देखिए अभी आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन साथियों बाकी हैं, है ना। तो अभी हम लोग साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं और मैथ के क्वेश्चंस, फिर थोड़े से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। चलिए तो पहला सवाल रीजनिंग का है। कह रहे कि दिए गए चित्र में लुप्त संख्या बताइए, यानी कि सबसे पहले 64, 36, 16, 512, 216, फिर यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए जब मैं इस सवाल को देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आमने सामने के नंबर की बात करें, जैसे 36 और ये, जैसे कि ये जो है ना ये 6 का स्क्वायर है और ये जो है ना ये 6 का क्यूब है, उसी प्रकार ये 8 का स्क्वायर है और ये 512 जो है ना ये 8 का क्यूब है, और उसी प्रकार साथियों ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 4 का क्यूब आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आएगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा 64 आएगा। क्या 64 ऑप्शन में कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज आपको यहाँ पर साथियों क्या करना है? बताना है। चलिए तो कोशिश करते हैं साथियों हम लोग यहाँ पर त्रिभुज बताने की। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया। मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज साथियों ये हो गया, ठीक है ना, दो त्रिभुज हो गए। अब इसके अंदर की बात करें कितने त्रिभुज, देखिए ये आपका तीसरा त्रिभुज हो गया, और उसके बाद साथियों ये आपका जो है ना ये चौथा त्रिभुज हो गया, चौथा ये आपका साथियों पांचवा त्रिभुज हो गया, और ये आपका साथियों छठा त्रिभुज हो गया। 6 त्रिभुज हो चुके हैं। अब 6 त्रिभुज की अगर बात करते हैं, 6 त्रिभुज के बाद साथियों यहाँ पर अब देखिए ये बड़ा वाला, ये वाला है ना 6, ये आपके हो गए सातवां त्रिभुज बड़ा वाला, सातवां, और ऐसे ये वाला निकलेगा आठवां, आठवां, दो इधर से निकले, दो इधर से निकलेंगे साथियों, 8, 9, 10, 10 हो गया, और एक ये हो गया 10, और आपका कितना हो गया? एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9,
10 त्रिभुज, यानी कि इसमें अगर 10 त्रिभुज हैं तो मैं कहूंगा इसमें भी साथियों 10 ही त्रिभुज होंगे, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 20। क्या और त्रिभुज दिख रहे हैं? देखिए जरा। अच्छा, अगर इन दोनों का आकृतियों को मिला दे और फिर देखें तो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा। देखिए ये वाला एक है ना, ये एक त्रिभुज ही हो गया, और ऐसे ही एक यहां से निकलेगा, ये 2 त्रिभुज। तो 20 और 2 कितने हो गए साथियों? मैं कहूंगा 22 त्रिभुज हो गए। क्या 22 ऑप्शन में है? देखिए जरा, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि 22 त्रिभुज साथियों इसमें हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अनीता 20 किलोमीटर क्या साथियों उत्तर की ओर चलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये आपका, आप अगर यहाँ पर है हमेशा, तो आपका जो ऊपर होगा ना ये उत्तर होगा, नीचे आपका दक्षिण होगा, ये आपका पूरब होगा और ये आपका पश्चिम होगा। कह रहे कि 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। मान लीजिए अभी अनीता यहाँ पर है, 20 किलोमीटर हमने इसको चलाया उत्तर में। उसके बाद कहेंगे फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब सीधे हाथ पर मुड़ती है, और 30 किलोमीटर चलती है, तो 30 किलोमीटर चल गई। फिर वो दाएं मुड़ती है और 35 चलती है, तो 20 तो यहाँ तक चल दी जाएंगी और साथियों 35 यहाँ तक हो जाएंगे टोटल ये दूरी। तो अब वो यहाँ पर आ गई है, 35 से उन्होंने दूरी चली है। फिर वह बाएं मुड़ती हैं साथियों और 15 चलती हैं, तो 15 साथियों यहाँ इधर गई, यहाँ पर आ गई। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? देखिए प्रारंभिक स्थान उसकी ये है, अभी वो किस दिशा में? इस दिशा में है। तो हमें साथियों ये दिशा मालूम करना होगी और ये दिशा मालूम करना होगी। ये दिशा होती है पूर्व और ये दिशा होती है दक्षिण। वो अभी यहाँ पर है, तो ये पूर्व दक्षिण में है। पूर्व दक्षिण कह लो या दक्षिण पूर्व कह लो, और दक्षिण पूर्व कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर मुड़कर, ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको भी। मान लीजिए वो साइकिल चालक अभी यहाँ पर है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। कहने कि फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर 40 जाता है। पूर्व इधर ही तो होगा साथियों, 40 चला गया। कहने कि उसके बाद दाएं घूमता है, दाएं घूमता और 20 चलता है, तो 20 चलेगा तो वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि ये दूरी 30 है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंत में वो अपनी दाईं ओर घूमकर 40 जाता है। अंत में वो अपनी दाएं घूमकर सातु 40 जाएगा, तो वो कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कह रहे हैं तद अनुसार वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30 है, और ये दूरी 20 है। तो अभी वो यहाँ पर है, यानी कि ये दूरी सातु आपकी 20 हो जाएगी, तो और ये दूरी बची 10 हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो अपने प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान उसका ये था, तो 10 किलोमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वो आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए पशु, मान लीजिए पशु ये हो गए। अब गाय भी पशु होती हैं, ठीक है ना, गाय क्या होती है? ये पशु होती हैं, और बकरियां भी पशु होती है, पशु के अंतर्गत आती है। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 5 मित्रों में बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है परंतु डी बी से कुछ नाटा है, और ए से कुछ लंबा है। तो सबसे नाटा कौन है यहाँ पर साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा एक सवाल आएगा, ऐसा एक सवाल आप कैसे करोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कहा जा रहा है कि 5 मित्र हैं, ठीक है ना, 5 मित्र हैं, बी से ए नाटा है, तो जितना कहा जा रहा है साथू उतना कर लीजिए। बी की अगर बात करें, बी से नाटा कौन है साथू? बी से नाटा यहाँ पर ए है। डबल 2 लाइनें जिधर है ना वो ज्यादा लंबा है, और जिधर नोक है वो छोटा है, ऐसे हम मान सकते हैं। कह रहे कि बी से ए नाटा, यानी कि बी से नाटा ए परंतु ई से लंबा है। क्या साथियों? ए से ई से लंबा है, यानी कि ए जो है ना ये ई से लंबा है, यहाँ पर कहा गया है ये चीज। कह रहे कि सी तो बी से कुछ लंबा है, सी जो है ना ये बी से कुछ लंबा है, यानी कि सी साथियों आपका यहाँ पर, कहाँ पर? सी जो है ना ये लंबा है बी से, तो सी आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा। कह रहे परंतु डी बी से कुछ नाटा है, यानी कि डी जो है ना बी से कुछ नाटा है, यानी कि डी आपका यहाँ पर आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सी से छोटा बी हो गया, और कह रहे कि बी से नाटा है डी, और फिर साथियों क्या कहा गया है कि परंतु डी जो है ना ये डी बी से कुछ नाटा है और ए से लंबा है। अच्छा ए से लंबा है, डी जो है ना ये ए से लंबा है, ठीक है, ए से लंबा हो गया डी। उसके बाद साथियों ई है, तो कह रहे कि सबसे नाटा कौन है? मैं कहूंगा सबसे नाटा ई है। तो ई कौन से ऑप्शन में? साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहने के परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, यानी कि हमें ये पता चल गया साथियों कि आज कौन सा दिन है। आज जो दिन है साथियों वो कौन सा दिन है? वो सोमवार है। और कह रहे कि परसों किरण का जन्मदिन है, यानी कि आज अगर सोमवार है तो कल क्या होगा? कल होगा साथियों मंगलवार। और परसों क्या होगा साथियों? परसों होगा यहाँ पर आपका
बुधवार। तो कुल मिला के कहा गया है कि परसों किरण का जन्मदिन है, यानी कि बुधवार को किरण का जन्मदिन है। और कह रही कि अगले सप्ताह उसी दिन, यानी कि अगले बुधवार को क्या है, शिवरात्रि है। अगले बुधवार को शिवरात्रि है और आज सोमवार है। बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा। तो शिवरात्रि के बाद देखिए बुधवार है, क्या है साथियों, बुधवार है। अगले क्या साथियों, अगले सप्ताह उसी दिन, यानी कि अगले बुधवार को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि बुधवार को होगी, उसके अगला कौन सा दिन होगा साथियों, गुरुवार ही तो होगा। तो गुरुवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है। तो श्रीनाथ की अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथियों श्रीनाथ यहाँ पर है ना, और ये बाएं से 7वें नंबर पर है। और कहने के तब वेंकट दाएं से 12वें नंबर पर। अगर इधर से काउंट करते हैं तो वेंकट की जो पोजीशन आती है वो साथियों 12वें नंबर पर आती है। कह रहे कि यदि वे अपना स्थान बदल लें, ऐसा सवाल बहुत बार साथियों आपसे पूछा जाता है। कह रहे कि यदि वो अपना स्थान क्या कर लें, यदि वो अपना स्थान साथियों बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। श्रीनाथ अभी तो बाएं से 7वां है, लेकिन अगर इधर से काउंट करते हैं और इसकी यहाँ पर ले आते हैं साथियों, है ना, यहाँ पर ले आते हैं तो ये 22वां हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए अब इसके इधर को कितने, एक सेकेंड, इधर से अगर हम देखते हैं श्रीनाथ की पोजीशन 22वें नंबर पर है और इधर से देखते हैं वेंकट की पोजीशन 12वें नंबर पर है। और कहा गया जा रहा है कि बाएं से जो आता है ये वेंकट की जगह पर ही आ जाता है श्रीनाथ इधर से। तो कुल मिला के इधर को साथियों 11 लोग हैं, तभी तो साथियों ये 12वें नंबर पर है। तो 22 इधर है, 11 उधर है साथियों। कुल मिला के कुल पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाएंगे, 33 लड़के हो जाएंगे। 33 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और देखिए साथियों इस सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर संकेत, महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। अमित क्या कह रहा है साथियों, अमित की अगर बात करें, अमित के आगे कोई महिला बैठी है और वो कह रहा है कि वो मेरी पत्नी की बहन है। यानी कि पत्नी की बहन है तो साथियों साली होगी। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, अमित क्या कहेगा उस महिला को, वो साली ही कहेगा। साली कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका भी आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह के यदि परसों मंगलवार है, यानी कि अगर परसों मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा, आज रविवार होगा। कल की अगर बात करते कल साथियों सोमवार होगा। और परसों की अगर बात करते साथियों तो परसों आपका मंगलवार होगा। कह के परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा साथियों, वैसे तो एक तरीके से अगर बात करें 2 दिन बाद, ठीक है ना, तो मंगल बुध और यहाँ पर साथियों वही बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 2 दिन बाद अगर ऑप्शन में शुक्रवार होता तो शुक्रवार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी साथियों बृहस्पतिवार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें 2 चीजें कर बनना, देखिए 4 लोग कहे ना, तो 4 लोग साथियों हमने बना लिए और एक दूसरी जगह पर भी हमने साथियों 4 लोग की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। चलिए इतना काम हो गया। अब अगला देखिए, कह रहे ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए जो है ना ये बी की बगल वाली, मान लीजिए ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है ना, बी की बगल वाली सीट पर ए बैठा है, ठीक है। अब हो ये भी सकता था कि बी इधर होता ए इधर होता, तो इधर हम यही कर लेते, बी इधर बना लेते और ए इधर बना लेते हैं। कहने के ए बी की बगल वाली सीट पर है लेकिन सी के बगल में नहीं है। कौन, ए सी के बगल में नहीं है, यानी कि सी आपका यहाँ पर नहीं आएगा और सी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है सी आपका यहाँ पर या यहाँ पर आ सकता है। कह रहे कि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यानी कि सी जो है ना डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी यहाँ पर बैठेगा, तो डी यहाँ पर बैठेगा। कह रहे कि डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, डी के अगल बगल यानी कि ए बैठा है और इधर से बात करें तब भी ए बैठा है। तो कुल मिला के साथियों हमारा जवाब जो होगा वो केवल ए होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 49, 7, 98 सॉरी 64, 8 यहाँ पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा। देखिए 49 हो गया, 7 हो गया, 64 हो गया, 8 हो गया, अगला नंबर क्या आएगा और यहाँ पर 13 आएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है
मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 का ये स्क्वायर ही तो होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 13 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 169 होता है 13 का स्क्वायर। और 169 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ये चल दिया और बाएं घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं घूमता है और 5 चलता है, दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? वो साथियों उत्तर की ओर चल रहा है। तो उत्तर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए, कह रहे कि ए बी सी मिलकर 150 प्रतिदिन कमाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा है ना, वैसे वैसे साथियों हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, अगर बात करते ए बी और सी, एक सेकेंड प्लस लगा लेते साथियों बीच में हम लोग, है ना, प्लस लगाते जिसके ए और बी और सी ये तीनों लोग अगर काम करते तो 150 रुपए कमाते हैं। लेकिन अगर ए और सी काम करता है तो ये लोग 94 दोनों लोग कमाते हैं। और अगर बी और सी काम करते हैं तो साथियों ये लोग 76 रुपए कमाते हैं। कह रहे कि सी अगर अकेला कमाए तो ये कितने रुपए कमाएगा, यानी कि सी अकेला कमा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है 150 है, हमें ए प्लस बी पता चल जाए। ए प्लस बी पता चल जाए तो फिर हम ए प्लस बी इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा? एक काम आप ये कर सकते हैं कि ए प्लस सी साथियों इसमें से घटाइए, ठीक है ना, ए प्लस सी इसमें से घटाइए। तो जब आप ए प्लस सी यानी कि 150 में से 94 घटाओगे, ए प्लस सी इसमें से घटाओगे तो बी का मान आ जाएगा, यानी कि ये जो आएगा ये बी का मान आएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये 14 हो गया साथियों, ठीक है ना। तो 56, यानी कि बी की अगर बात करते हैं साथियों, बी कितना कमाता है? बी 56 कमाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, अब एक बार एक काम करिए साथियों, अब आप सी भी निकाल लीजिए, ठीक है ना, बी निकल गया, हाँ हो जाएगा। अब ये निकाल लीजिए बी प्लस सी निकालोगे तो ए बचेगा साथियों, ठीक है ना, ए बचेगा। तो 150 में से आप अगर 76 घटाएंगे तो ये कितना निकलेगा साथियों? बी प्लस सी ए निकलेगा, ठीक है। तो ए कितना निकलेगा? ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया, 7 74 आ जाएगा। यानी कि साथियों अब अगर बात करते हैं, हमें देखिए, हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर पता है 150 कमाते हैं, हमें ये पता है बी कितना कमाता है 56, हमें ये पता है ए कितना कमाता है 74, हमें सी निकालना है। तो एक काम करिए, इसमें से आप ए प्लस बी को घटा दीजिए और फिर जो आएगा वो सी कमाएगा। तो ए प्लस बी साथियों घटा दीजिए, 0 आ गया और ये कितना आ जाएगा, है ना, 12 13 130 आ जाएगा। यानी कि 150 में से 130 घटेगा तो साथियों 20 रुपए बचेंगे, यानी कि सी प्रतिदिन कितना कमाता है? 20 रुपए कमाता है। 20 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए जवाब क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है साथियों ये मैथ्स के। देखिए भाई, आपसे कहा जा रहा है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है, यानी कि एक गोला है साथियों, इस ऐसे करके गोला, इसको गलाया जाता है और एक लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। एक शंकु बनाया जाता है गोले को पिघलाकर, है ना। अगर किसी भी चीज को पिघलाया जा रहा है और कोई दूसरी चीज बनाई जा रही, यानी कि उसका आयतन कहीं ना कहीं साथियों जो होगा वो समान होगा। यानी कि गोले का आयतन और शंकु का आयतन बिल्कुल बराबर होगा, समान होगा। जिसकी आधार कहने के और वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। शंकु की ऊंचाई यानी कि h और त्रिज्या की अनुपात त्रिज्या यानी कि r। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, जो बात कही गई है कि गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन किसके बराबर होगा साथियों? शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्या साथियों? शंकु के आयतन के यहाँ पर बराबर होगा। अच्छा, अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी कि ये एच और त्रिज्या का अनुपात यानी कि आर, इसका अनुपात बताना है। तो जो जो साथियों कट रहा है ना, उसको साथियों आप एक काम करिए, कट कर दीजिए। जैसे कि इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया, इस पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 4 गुणा आर क्यूब, है ना, आर 3 बार है, आर गुणा आर गुणा आर,
और बराबर क्या आ जाएगा, आर गुणा एच आ जाएगा। इन दो आर से ये दो आर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका क्या साथियों, 4r यानी कि 4r और h। यहां से हम शंकु की ऊंचाई जो कि ये है और त्रिज्या जो कि r है, इसका अनुपात बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इधर आकर जरा, h आ गया, ये r जो है ना ये नीचे आ जाएगा साथियों, ये आ गया r, और ये 4 है, कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लेंगे, यानी कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हमें पता चल चुका है, 4:1 हो गया है। 4:1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दो बराबर राशि है 7% और 5%, इनके साधारण ब्याज पर उधार दी गई, यानी कि दो बराबर राशि हैं, इनको 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 हो जाता है। उधार दी गई कुल राशि आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को, देखिए आपको सूत्र पता होगा साधारण ब्याज का, PRT इंटू 100। तो P की अगर बात करें नहीं पता, ये P हो गया, R कितना है 7% है ना, पहली राशि पर तो 7 हो गया, गुणा आपका वर्ष की अगर बात करें तो 4 है, ये दोनों के लिए लगेगा और बटे 100 हो जाएगा, है ना। अब दूसरे वाले की अगर बात करें, दूसरा ये मूलधन हो गया, दूसरी दर कितनी है 5 है, दोनों के लिए यही 4 वर्ष समय लगेगा, बटे 7 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 960 है, तो एक ये ब्याज हो गया, एक ये ब्याज हो गया, कितना आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो 960 आ जाएगा। इसको अब आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि ये आपका 28p आ गया, और प्लस आपका क्या आ गया 5 चौक 20, यानी कि ये 20p आ गया। 100 सेम है तो 100 एक बार लिख लिया साथियों, बराबर क्या हो गया 960 हो गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं अगले स्टेप्स की, तो 28p और ये कितना हो जाएगा 40 48p हो जाएगा, ठीक है ना। 48p आपका ये हो गया, बराबर 100 की गुणा इससे होगी तो कितना हो जाएगा, है ना 96,000 हो जाएगा। p बराबर साथियों 96,000 बटे 48 हो गया। जरा इसको कट करिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये 12,000 हो गया, 8 45, 8 छंग 48, p बराबर क्या आ जाएगा 6 कम 6 दूना 12, यानी कि 2,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी है साथियों, 2,000 है, और 2,000 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में क्या साथियों, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास होते हैं और 85% गणित में पास हुए हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बहुत आराम से साथियों ये सवाल आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक सूत्र होता है, वो सूत्र पता क्या निकालता है, वो सूत्र निकालता है दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत। क्या, दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत, बहुत अच्छा है सूत्र है, दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत वो सूत्र निकालता है। अच्छा वो सूत्र क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अब यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले आ जाएगा 100, है ना, और माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 100 माइनस पहले विषय में फेल छात्र कितने हैं, सॉरी पहले विषय में पास छात्र कितने हैं 80%, तो 80 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरे विषय में पास छात्र कितने हैं 85 हैं, 85 आ गया। अब माइनस करके जो दोनों विषयों में पास छात्र हैं कितने 75%, तो 75 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, देखिए 85 में से 75 जाएगा 10, 80 और 10 90 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 90 कितना बचेगा साथियों 10 बचेगा, यानी कि 10% ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है। दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत कितना है 10% है। तो एक बात यहां पर देखिए 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यहां पर लिखा है 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और हमने निकाला है दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत 10% है, यानी कि 10% की वैल्यू जो है 10 क्या साथियों, एक सेकेंड, 10% की वैल्यू जो यहाँ पर साथियों बताई गई है वो कितनी बताई गई है, वो 45 बताई गई है। तो जब 10% की वैल्यू 45% है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी, यानी कि परीक्षा में बैठे कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी 450 होगी। 450 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए करके 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 5 वर्षों में 3 गुनी और साधारण ब्याज की उसी दर पर यानी कि समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो कुछ आपको करना ही करना है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो आपको लिखना है 3 माइनस 1। साधारण ब्याज पर करके कितने वर्षों में, मैं कहूंगा इतने वर्षों में 6 गुनी हो जाती है तो मैं लिखूंगा 6 माइनस 1। समझ गए? तो 5 बटे टी आ जाएगा बराबर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे आपका 25 हो गया और ये 2 जो है ना वो इधर आ जाएगा, टी आपका इधर आ जाएगा, 2 से कट होगा 12.5 आएगा। यानी कि मैं कहूंगा साथियों क्या कितने वर्षों में, 12.5 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगा। और 12.5 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके 2 अलग अलग नल एक टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। मान लीजिए 2 नल है, एक नल ए है और एक बी है। एक नल जो भरता है वो 6 मिनट में भरता है, दूसरा नल 7 मिनट में भरता है। कह रहे कि यदि एक के बाद एक प्रत्येक नल को 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, यानी कि 1 मिनट ये चले फिर ये बंद हो जाए, फिर दूसरे मिनट ये चले, फिर तीसरे मिनट ये, चौथे मिनट ये, 1-1 नल चले, तो 1 मिनट के लिए खोला जाए, उसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। तो देखिए एक ऐसा नंबर ले लेते जो कि 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 42वां नंबर है। अच्छा ये नंबर क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये टोटल पानी। अब हम देखेंगे कि उसमें कितना लीटर पानी है, तो 42 लीटर पानी है उस टंकी में। कितने बार कटेगा, 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। टोटल पानी कितना है, 42 लीटर पानी है। एक काम करिए, पहले मिनट ये चला 7 भरा, दूसरे मिनट ये भरा 6 चला, यानी कि 2 मिनट में कितना पानी भर गया, 6 और 7 13, यानी कि 2 मिनट में 13 लीटर पानी भर गया। अच्छा टोटल पानी कितना है, 42 लीटर पानी है। तो एक काम करिए 13 की गुणा 3 से कराइए, कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, यानी कि 39 लीटर जो पानी भरेगा कितने मिनट भरेगा, इसकी भी गुणा 3 से कराइए 6 मिनट में, यानी कि 6 मिनट में कितना पानी भरेगा, 39 लीटर पानी भरेगा। लेकिन पानी कितना भरना है, 42 लीटर पानी भरना है। तो 6 मिनट, देखिए 6 मिनट आ रहा है ना, अब पानी कितना बचा है, 39 लीटर पानी भरा जा चुका है 6 मिनट में, 42 भरना है, 3 लीटर पानी हमें और भरना है, तो वो 3 यहाँ पर लिखोगे। और अब बारी किसकी है साथियों, बारी की अगर बात करें, अब ये तो कंप्लीट हो गया, बारी अब इसकी है तो 7 वो नीचे आएगी, हमेशा आपको करना है। तो मैं कहूंगा 6 सही 3/7 मिनट का समय लगेगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। हमेशा ऐसे करना है साथियों, इस सवाल को जल्दी भी होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ भी होगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यह अंतिम सवाल है। उसके बाद जीके के करंट अफेयर के पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों जीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कह रहे हैं कि साथियों, अच्छा एक सवाल और रह गया ये वाला, कह रहे हैं कि एक वृत्तीय पार्क का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक वृत्तीय पार्क, मान लीजिए एक वृत्तीय पार्क आपका ये हो गया, इसका क्षेत्रफल जो है ना, देखिए पार्क का क्षेत्रफल, ये वृत्तीय पार्क है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है साथियों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता निकलता है, यानी कि एक इसके अगर बात करते हैं, ये एक चौड़ा रास्ता है जो कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। कह रहे कि इस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 मीटर, तो अगर बात करते हैं साथियों पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है। इसमें से आर का मान निकाल लीजिए साथियों, देखिए 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154, तो ये आपका जो आएगा आर स्क्वायर बराबर 154 है ना, 7 ही आपका ऊपर गुणा हो जाएगी और भाग हो जाएगी 22 से, 11 से कट हो रहा है, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से कट होगा 7 आ जाएगा, 7 गुणा 7 आया है आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 7 आ जाएगा। अब देखिए यानी कि इसका ये जो छोटा वाला गोला है, ये छोटा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई है, 7 आ गई है। अच्छा रास्ते का क्षेत्रफल कितना, सॉरी रास्ते का रास्ता कितना चौड़ा है, ये जो चौड़ाई है इसकी ये भी 7 है, यानी कि इस पूरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी साथियों, 14 हो जाएगी, 7 और 7 14। और अगर किसी भी वृत्त की हमें त्रिज्या पता है तो उस पूरे का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि इस रास्ते सहित पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वही सूत्र लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और ये आपका क्या 14 गुणा
14 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 गम 7 दूना 14, 14 दूना 28 आ जाएगा। 22 से सातों इसकी गुणा करा लीजिए तो कितना आ जाएगा 56, और 56 आपका ये आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, 616 आ जाएगा। और 616 कौन से ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद साथियों हम लोग सवाल देख लेंगे जीके जीएस के। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों पेरू देश में। क्या आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ, पेरू देश में जो है ना ये राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? तो किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना को चुना गया है फिट इंडिया आइकन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अगला सवाल नहीं, कह रहे कि केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया है। इस दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन चुना गया है। आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन साथियों कहाँ पर हुआ है? तो इसका सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है साथियों? इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों भिवंडी में किया गया। भिवंडी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये साथियों तेलंगाना में शुरू हुई है। तेलंगाना आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर साथियों बनाया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइएगा। चलिए, तो रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को नहीं साथियों, विराट कोहली को नहीं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका नाम साथियों मोहम्मद सिराज है। क्या? मोहम्मद सिराज इनका नाम है, और मोहम्मद सिराज को ही स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, करके प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान साथियों प्राप्त किया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य की बात चल रही है? क्या आपका जवाब होगा? बताने की कोशिश आप लोग करेंगे साथियों। महाराष्ट्र आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकथॉन किस शहर में हुई है? तो किस शहर में साथियों? गोवा में हुई है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब गोवा में हुई है। गोवा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है ऊर्जा साक्षरता अभियान। अगला देखिए, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो आपका जवाब साथियों जो जाना चाहिए वो उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। अगला देखिए, फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो साथियों फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन मैं कहूंगा नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम एन गणपति सुब्रमण्यम है, और इनको ही टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासीय निकाय की बैठक में साथियों भाग लिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो जेनेवा आपका साथियों जवाब हो जाएगा। जेनेवा आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि आपसे भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो मैं कहूंगा 6 संपत्तियों को जोड़ा है। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है, जिनमें कई राज्यों में फैले अशोक शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर जैसे कुछ क्रमिक रूप से शामिल संपत्तियां शामिल हैं। कहने के जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है साथ, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैं कहूंगा गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, गूगल ने हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल की श्रृंखला में के रूप में हाल ही में जेमा 3 लॉन्च किया है। इसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो ये काम तमिलनाडु ने किया है साथियों। अगला सवाल है, कह रहे कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, इसको कब स्थापित किया गया था? अब जीके के सवालों को साथ हम लोग देखेंगे। इसको 1911 में स्थापित किया गया था।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रही है कौन भू संस्थानों संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। तो मानव की अगर बात करें, ये साथियों भू संसाधनों के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? मैं कहूंगा मनमोहन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों गुजरात में स्थित है। गुजरात आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा खेल कौन के कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो मैं कह सकता हूं फुटबॉल साथियों, ये खेल कौन कैफ गोल्ड कप से संबंधित है। तिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये साथियों किस राज्य में स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित हैं। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों 7 सितंबर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों मुस्लिम लीग आपका जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो किसको साथियों प्राप्त है? विजेंद्र सिंह को प्राप्त है। विजेंद्र सिंह आपका जवाब हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परिवर्तक के रूप में किया जाता है? तो साथियों अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइटों में परिवर्तक के रूप में किया जाता है। आंध्र राज्य, क्या साथियों, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कौन से भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं साथियों, प्रथम रूप से, क्या है ना, प्रथम रूप से इसका भाषाई राज्य का गठन किया गया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस होती है, या साथियों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो अगर बात करते हैं साथियों सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी बहती है जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों जी शंकर कुरुप इनका नाम है, और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यही पहले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो अभ्रक आता है, लाइमस्टोन आता है, बॉक्साइट नहीं आता है, जिप्सम आता है। अगला देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू को अपनी राजधानी साथियों होशंग शाह के द्वारा बनाया गया था। होशंग शाह आपका जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्वेश्चन साथियों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपीएसआई की अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है तैयारी आपकी साथियों तगड़ी हो जाएगी, तैयारी में मजबूती आ जाएगी।